हेलो एवरीवन। हेलो, सॉरी फॉर द डिले। मैं गलत सेंटर पे चला गया था। विजन आइस के 2-3 सेंटर है आसपास में, और गलत सेंटर पे जाने का मतलब इस समय ऐसा था कि ट्रैफिक में फंसना, बहुत गंदे ट्रैफिक में फंसना, जिसके चक्कर में पूरा क्लास डिले हो गया। एनीवेज, पहले हम आज जो अपडेटेड मटेरियल है उसके कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो हम कर लेते हैं। कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए। तो आप मटेरियल अपने सामने ओपन कर लीजिए। जितना मैं बताता हूँ सिर्फ उतनी चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, उससे ज़्यादा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है 5G। ठीक है, तो 5G देखो, मेरे हिसाब से इस साल के मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल, अगले साल, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, हर चीज़ के लिए। ऊपर से मुझे लगता है कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स एक ऐसा पार्ट है सिलेबस का जिसको यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा टच नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से इस बार क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, 5G से। तो 5G के बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए, मेनली आप ये देख लो कि 5G है क्या। सबसे पहले तो क्या है ये, दूसरी चीज़ कि इसका महत्व क्या है। इतनी जो बातें चलती रहती है 5G का, तो इसका कुछ महत्व होगा। फिर 5G को इम्प्लीमेंट करने में भारत में क्या समस्याएं हैं, इन जनरल कुछ क्या समस्याएं हैं, और फाइनली हम क्या कर सकते हैं और क्या किया जा रहा है। इस टाइप के अगर हम 4-5 क्वेश्चन का अगर हम आंसर कर लेंगे तो हमारा अच्छा खासा ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो 5G है क्या, इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 5G जो है एक नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी का मोबाइल जनरेशन टेक्नोलॉजी है। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पीढ़ी का, इसका मतलब कि जो पिछली पीढ़ी में जो भी टेक्नोलॉजीज थी, जो भी चीजें थी, उससे ये एक इम्प्रूवमेंट होगा, उससे आगे बढ़ के होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं। एक सिंपल सा चीज जो इम्प्रूव हो सकता है वो हो सकता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा टॉपिक पूछ सकती है यूपीएससी की 4G और 5G कैसे अलग है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, स्पीड अलग होगा। 4G के केस में जो एवरेज स्पीड है वो 100 MBPS पर सेकेंड है। 5G के केस में एवरेज स्पीड 1 GB पर सेकेंड है। एवरेज स्पीड, मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे 1 GB पर सेकेंड है, यहाँ पे 20 GB पर सेकेंड है। तो ये तो हो गया स्पीड की अगर हम बात करें। अगर हम लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी का मतलब होता है कि कोई नेटवर्क कितना समय लगा रहा है आपके रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने में। आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ निर्देश दिए कि यह काम होना चाहिए, उस काम को उस काम को समझने में, उस काम को इम्प्लीमेंट करने में कोई नेटवर्क कितना काम लगा रहा है, कितना समय लगा रहा है, इस समय को बोलते हैं लेटेंसी। तो लेटेंसी जितना कम हो उतना अच्छा होगा, कि जैसे ही हमने कुछ निर्देश दिए और तत्काल उसी समय अगर काम हो जाए तभी तो अमेजिंग होगा, तभी तो ज्यादा बढ़िया चीज होगी। तो लेटेंसी 4G के केस में जैसे फॉर एग्जांपल करीब करीब 10 मिली सेकेंड है, यहां पे लेस देन 1 मिली सेकेंड होगा, 1 मिली सेकेंड से भी कम होगा। 1 मिली सेकेंड होता है 10⁻³ सेकेंड। ओके, कितने डिवाइसेस को 4G और 5G हैंडल कर सकते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 4G जो है करीब करीब 1 लाख डिवाइसेस, 100,000 डिवाइसेस जो है पर किलोमीटर स्क्वायर हैंडल कर सकता है। जो 5G है वो करीब करीब 1 मिलियन पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 10 लाख डिवाइसेस हैंडल कर सकता है। जो टोटल अवेलेबल स्पेक्ट्रम है कि कितना स्पेक्ट्रम 4G को एलोकेट किया गया, वो है करीब करीब 3 गीगाहर्ट्ज, और 5G को टोटल 30 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया है। राइट, तो ये कुछ कुछ अंतर है 4G और 5G में। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये अंतर आता कैसे है। ये जब हम नए जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी जब हम यूज करेंगे, जैसे 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, हो क्या जाता है आखिर की ये सारी चीजें इंप्रूव कैसे हो जाएंगी, क्यों हो जाएंगी इंप्रूव। तो ये इंप्रूव होंगी कि इसका जो बैकग्राउंड में जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की जाएंगी, और जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है उनको और ज्यादा रिफाइन किया जाएगा, ताकि ये जो भी विशिष्टताएं हैं 5G की, इन सबको अचीव किया जा सके। तो ये अगला क्वेश्चन है 5G में, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5G से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी प्रौद्योगिकी जो है 5G के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लिखेंगे कुछ कुछ चीजें, हम बताएंगे कि 5G से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो बहुत ही हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज करेंगे, लेकिन अभी जो हम यूज कर रहे हैं
अभी जो 5G हम यूज कर रहे हैं वो लो बैंड यूज कर रहे हैं। लो बैंड करीब करीब 1 गीगाहर्ट्ज से कम का है। फिर मिड बैंड जो होगा वो करीब करीब 4 से 6 गीगाहर्ट्ज के आसपास होगा। मिड बैंड 4 से 6 गीगाहर्ट्ज। बट जो 5G का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो तब होगा जब हम करीब करीब 24 से लेके 39 गीगाहर्ट्ज तक यूज करेंगे। इसको हम बोलेंगे हाई बैंड 5G। इसको हम बहुत बार मिलीमीटर वेव भी बोलते हैं, मिलीमीटर वेव, क्योंकि इसका अगर हम वेवलेंथ निकालेंगे, तरंगदैर्घ्य निकालेंगे तो मिलीमीटर में आएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 5G में सबसे एक इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को भी यूज करेगा। अभी तक जो हम वेवलेंथ यूज कर रहे थे वो 500 मेगाहर्ट्ज, 600 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज इसके आसपास कर रहे थे। लेकिन जो 5G है वो हो सकता है 30 गीगाहर्ट्ज भी यूज करे, तो काफी अमेजिंग चीज होगी। अब हायर फ्रीक्वेंसी का फायदा ये होता है कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो आपका जो स्पीड है बढ़ सकता है, आप ज्यादा डेटा भेज सकते हैं। लेकिन एक चुनौती होती है कि जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसके कारण जो आपका डेटा है, जो भी आपका वेव है वो बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाता। जो आपका वेव है बहुत सारे चीजों से प्रभावित हो सकता है। प्रकीर्णन, जिसको स्कैटरिंग बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, बारिश वगैरह के टाइम पे आपका सिग्नल खराब हो सकता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए 5G में जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्मॉल सेल। स्मॉल सेल, अभी तक आपने मोबाइल टावर देखे होंगे, बड़े बड़े मोबाइल टावर कुछ कुछ किलोमीटर स्क्वायर में लगे होते हैं। अब क्या होगा कि स्मॉल सेल लगेंगे, छोटे स्मॉल सेल जो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट वो एक्चुअली में मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस, वो पूरा एक मोबाइल कम्युनिकेशन स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहीं फ्लाईओवर में कहीं एक छोटा सा लगा होगा, लेकिन इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। जो अपनी अभी तक आपने मोबाइल टावर अगर आपने देखा हो अपने शहरों में, तो आपने देखा होगा कुछ किलोमीटर स्क्वायर पे लगे होते हैं। जो स्मॉल सेल हैं बड़े कम दूर पे लगे होंगे। ये हो सकता है कुछ 100 मीटर के दूर पे एक स्मॉल सेल लगा हो। ठीक है, और टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं। बीम फॉर्मिंग एक टेक्नोलॉजी है। बीम फॉर्मिंग का मतलब होता है कि जो मोबाइल सेल है, जो स्मॉल सेल है, सिग्नल को हर दिशा में नहीं भेजेगा, इस सिग्नल को एक दिशा में भेजेगा। जैसे यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं अपने फोन से, तो स्मॉल सेल से डायरेक्टली सिग्नल मेरे पास आएगा, ताकि सिग्नल्स के बीच में किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस वगैरह ना हो। राइट, और भी टेक्नोलॉजीज हैं। तो इन सारी टेक्नोलॉजी के कारण 5G जो भी हमने चीजें देखी कि कितना स्पीड, कितना लेटेंसी, कितना स्पेक्ट्रम, कितना कनेक्शन डेंसिटी, ये सारी चीजें इन सब टेक्नोलॉजीज के कारण पॉसिबल है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि महत्व क्या है 5G का। तो देखो, महत्व, सबसे बड़ा महत्व यह है कि अभी के समय में हम जी रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एरा में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि मोबाइल, लैपटॉप के अलावा जो नॉर्मल डिवाइसेस हैं, नॉर्मल डिवाइसेस जो भी होती है जहां पे हम इंटरनेट यूज करते हैं, इसके अलावा आप घड़ी, स्मार्ट, जो मेरा अलार्म क्लॉक है, गीजर, वॉशिंग मशीन, ये सब स्मार्ट डिवाइस हो चुके हैं। सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। इन सबको मैं कंट्रोल कर सकता हूं अपने फोन से। राइट, और ये आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है बहुत ज्यादा होने वाली हैं, और इन डिवाइसेस को मेंटेन करने के लिए हमको एक हाई स्पीड नेटवर्क की जरूरत है जिसका लेटेंसी भी कम हो। यहां पे 5G सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्लस जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G से उनको और ज्यादा फायदा मिलेगा। राइट, जो हम मेडिकल सेक्टर में अगर हम देखें तो जैसे हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं, रिमोट सर्जरी, डॉक्टर कहीं दूर बैठा है, कहीं दूर सर्जरी कर रहा है, रोबोट को उपयोग करके। अगेन यहां पे हमको एक 5G की जरूरत पड़ेगी। हम बात करते हैं वीडियो गेम्स की, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी वीडियो गेम्स की, यहां पे हमको 5G की जरूरत है। हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, ये मशीन सब काम कर ले, बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीन काम कर ले, यहां पे हमको 5G की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब सारी चीजों में हमको 5G की आवश्यकता है। 5G से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, तो देखो, कुछ कुछ चुनौतियां इन जनरल 5G से संबंधित है, और कुछ कुछ चुनौतियां जो भारत
से संबंधित कुछ चुनौतियां हैं जो हमको पता होना चाहिए। जैसे कुछ जनरल चुनौतियां ये हैं कि 5G में जो अभी तक लीडरशिप है वो चाइना के पास है, चीन के पास है। जो हुआवे करके कंपनी थी उसके पास लीडरशिप है, लेकिन थैंकफुली बहुत सारी कंपनीज ने, जैसे भारत की भी जियो ने ये 5G में इंटर कर रहे हैं, प्लस बाकी के बहुत सारे जो देश है उन्होंने एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है कि हमको चाइनीज टेक्नोलॉजी चाहिए ही नहीं, हम अपना खुद का टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें हुई हैं, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चुनौती है। दूसरा बहुत बड़ा चुनौती है कि एक बड़ा ही एक अफवाह है 5G के अगेंस्ट, जिसके कारण काफी सारा एक तरीके से समझो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी होता है कुछ कुछ जगहों पे कि 5G से मानव स्वास्थ्य को नुकसान होगा, कुछ कैंसर वंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये अफवाहें हैं सिर्फ, लेकिन अब है तो चुनौती। देखो लोगों को कैसे समझाओगे आप ये चीज। और कुछ भारत संबंधित चुनौतियां हैं, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ टेलीकॉम प्राइसेस बहुत हाई हैं। टेलीकॉम ऑक्शन जो गवर्नमेंट ऑक्शन करती है टेलीकॉम कंपनीज के लिए, वो बहुत ज्यादा महंगा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अभी सुदृढ़ नहीं है जो 5G को पूरे पैन इंडिया लेवल पे संभाल सके। हमारे टेलीकॉम कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, काफी सारा फाइन है उन पे, तो बहुत बढ़िया कर नहीं रहे हैं। राइट। तो ये सब कारणों से अभी जो भी हमारा 5G से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होंगे उस पर हम बिल्कुल निर्भर है आयात पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आयात पे ही निर्भर है। तो ये सब कुछ कुछ चुनौतियां हैं। अब इन चुनौतियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स भी लिए हैं, उतने जरूरी नहीं है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 5G क्या है, इसके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, इसका महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। हेलो। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारा, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको मेरा आवाज लग रहा होगा अजीब सा। भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, देखो नाम में ही दिख रहा है भू-स्थानिक, जियो स्पेशियल, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी। देखो कोई भी डेटा भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, देखो नाम में ही दिख रहा है किसी भी टाइप का डेटा। पहला ये जो 7.2 और 7.3 है दोनों साथ में करेंगे हम, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और भू-स्थानिक डेटा। कोई भी टाइप का डेटा जहां पे हमने एक लोकेशन भी डाल रखा है, किसी लोकेशन का स्पेसिफिक डेटा है, उस डेटा को हम बोलते हैं भू-स्थानिक डेटा। किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। जैसे हमको ये जानना है कि इस एरिया का घनत्व कितना है, राइट, जनसंख्या घनत्व, ये एक जियो स्पेशियल डेटा है, भू-स्थानिक डेटा है। हमको जानना है यहाँ पे कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, एक भू-स्थानिक डेटा है। ये तो डेमोग्राफिक डेटा हो गया। अब हम मान लो हम फिजिकल डेटा की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल डेटा की बात करते हैं। जैसे हमको जानना है कि कहीं का तापमान क्या है, कैसे तापमान वैरी करता है, अंतर होता है तापमान में, ये भी एक भू-स्थानिक डेटा है। राइट। हमको ये जानना है कि कहां पे कोविड के कितने पेशेंट्स हैं, ये एक भू-स्थानिक डेटा है। हमको जानना है कि कहां पे पृथ्वी के धरातल की ऊंचाई कितनी है समुद्र के सतह से, ये अगेन भू-स्थानिक डेटा है। तो किसी भी टाइप का डेटा जहां पे एक स्पेशियल कंपोनेंट हो, राइट, उस डेटा को हम बोलते हैं भू-स्थानिक डेटा। अगर आपको भू-स्थानिक डेटा और डिटेल में खूब सारा चाहिए तो आप भुवन पोर्टल है एक इसरो का एक पोर्टल है भुवन। यहाँ पे इसरो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है, आपको एक्सेस मिल जाएगा काफी सारा डेटा का इस पोर्टल पे, जाके देखिएगा। तो भू-स्थानिक डेटा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, अर्बन डेटा, रूरल डेटा, हर टाइप का डेटा, मानचित्र से लेके सूर्य नवीकरणीय ऊर्जा का क्या पोटेंशियल है, आपदा जोखिम प्रबंधन में कैसे हम काम कर सकते हैं, सामाजिक विकास में,
हर तरीके से भूस्थानिक डेटा का उपयोग है, राइट। अब भूस्थानिक डेटा दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं वेक्टर डेटा, एक को हम बोलते हैं रेस्टर डेटा। वेक्टर और रेस्टर, वेक्टर डेटा, रेस्टर डेटा, देखो दोनों को समझना एकदम आसान है। वेक्टर डेटा क्या है, रेस्टर डेटा क्या है। मैप निकालिए, सबके पास एटलस होगा, मैप नहीं, एक प्रॉपर एटलस निकालो। एटलस में दो एटलस निकालो, एक एटलस निकालो जहां पे भारत में जो खनिज संसाधनों का एटलस होगा, जैसे मान लो कि कॉपर का एक दे रखा है, कॉपर और आयरन कहां पे मिलता है भारत में, राइट। एक ये मैप निकालो और दूसरा मैप निकालो कि भारत में टेम्परेचर कैसे वैरी करता है, मान लो किसी महीने में, मई के महीने में भारत में टेम्परेचर कैसे वैरी करता है। मैं दो मैप निकालने को बोल रहा हूं आपको। एक मैप है आपका जहां पे खनिज संसाधन संबंधित डेटा दे रखा है कि भारत में कहां कहां पे खनिज संसाधन मिलते हैं, जैसे कॉपर और लोहा कहां मिलता है, जैसे मान लो एक आपके पास डेटा हो। दूसरा मैप है आपके पास जहां पे ये बताया जा रहा है वो मैप में कि तापमान मई में कैसे पूरे भारत में अलग अलग होता है। अगर आप इस दोनों मैप में देखिएगा तो दोनों ही जियोस्पेशियल डेटा रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। अगर आप ये कॉपर और आयरन वाला डेटा देखिएगा तो कॉपर का जैसे मान लो एक सिंबल दे दिया होगा कि ये सिंबल कॉपर का है, ये सिंबल आयरन का है। कुछ ऐसे मैप में कहीं कहीं पे ऐसे दिखा रखा होगा कि यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर है, आयरन है, ऐसे कुछ दे रखा होगा। तो जब डेटा को हम इस तरीके से एक लाइन, एक पॉलीगन, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, किसी भी तरीके से एक पॉलीगन से, एक लाइन से अगर हम डेटा को दिखाएं, किसी रेखा से, समानांतर रेखा से, वृत्त से, त्रिभुज से, चतुर्भुज से, अगर इस तरीके से डेटा को दिखाएं तो हम इस टाइप के डेटा को बोलते हैं वेक्टर डेटा। और डेटा को अगर हम पिक्चर फॉर्म में दिखाएं, पिक्चर कैसा होता है, जैसे अगर आप नॉर्मल पिक्चर अगर आप खींचिएगा, अगर आपने फोन से पिक्चर खींचा है, अगर आप उसको जूम आउट कीजिएगा तो आपको पिक्सल्स दिखेंगे, आपको एक ग्रिड पैटर्न दिखेगा, अलग अलग ग्रिड पैटर्न दिखेगा। कोई भी पिक्चर आपने अगर अपने मोबाइल से लिया तो उसको खूब जूम आउट कीजिएगा, खूब सारा जूम आउट कीजिएगा, आपको एक ग्रिड दिखेगा। इन ग्रिड को बोलते हैं पिक्सल। ये अलग अलग कलर्स का मिलके पूरा आपका पिक्चर एक बनाते हैं, राइट। तो डेटा को अगर पिक्चर फॉर्म में दिखाया गया हो, जहां पे ऐसे ग्रिड पैटर्न में डेटा को दिखाया गया हो, तो ऐसे डेटा को हम बोलते हैं वेक्टर, रेस्टर डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल तापमान वाला डेटा है, जहां पे तापमान मान लो मई में ज्यादा होता है, वहां पे आपको दिखेगा लाल हो रखा है। जहां पे सबसे ज्यादा तापमान है वहां पे लालिमा ज्यादा होगी, जहां पे तापमान कम है वहां पे थोड़ा पीला सा होगा। ऐसे ही मान लो अगर मुझे दिखाना हो ग्रीन कवर कि जंगल का एरिया कैसे है, तो जहां पे खूब जंगल होंगे वहां पे खूब ग्रीन होगा, लेस ग्रीन में कम ग्रीन होगा। तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं रेस्टर डेटा। अगेन ये बस दिखाने का तरीका है। जहां पे कुछ जगहों पे आप वेक्टर डेटा बहुत यूजफुल है, कुछ जगहों पे रेस्टर डेटा बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब ये टॉपिक न्यूज में दो कारणों से था। पहला कारण तो ये था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो एक UNESCAP का एक रिपोर्ट है, जहां पे जो भुवन पोर्टल है, इसरो का जो भुवन पोर्टल है, उसकी काफी तारीफ की गई थी। और जल संसाधन सूचना प्रणाली, इन चीजों को लेकर भारत की काफी प्रशंसा की गई थी कि भारत जो है भूस्थानिक डेटा का यूज करता है अपने विकास में। ओके। और दूसरा जो कारण है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, वह यह है कि अगर आपको लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर हमारी वित्त मंत्री ने, जो वित्त मंत्रालय है और हमारी जो वित्त मंत्री हैं, वो काफी दिनों तक आई, 4-5 दिन तक लगातार टीवी पे आई, और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत काफी सारी चीजों की घोषणा की। उसमें एक घोषणा यह भी था कि हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे स्पेस में, जिसपे एक आगे टॉपिक दे रखा है आपका इसी मटेरियल में। उसमें एक और घोषणा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण था, वह यह था कि हम जो भी रिमोट सेंसिंग या जियो स्पेशियल डेटा है उसको हम प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर करेंगे। तो इसके संदर्भ में जो 7.3 टॉपिक आपके मटेरियल में दे रखा है, मटेरियल आप ओपन करके रखिएगा, तो उसमें उसके संदर्भ में ये टॉपिक काफी जरूरी है कि गवर्नमेंट फाइनली, सरकार जो है पूरा अपना एक पॉलिसी लेके आई है कि हम अगर
जियो स्पेशियल डेटा को अगर हम शेयर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमको शेयर करने की जरूरत क्यों है, बिकॉज देखो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए काफी काम की चीज होगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स, इन सब के लिए काफी यूजफुल डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ लो कि मुझे अगर यह समझना है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता क्या है, राइट। मैं एक स्टार्टअप हूं, मुझे समझना है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता क्या है। मुझे बस यह जानना है कि तापमान कैसे चेंज होता है। मुझे यह जानना है कि तापमान जो है कैसे चेंज होता है। कहाँ पे, मुझे यह जानना है कि कहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं हम, जहाँ पे खूब सूर्य की रोशनी खूब ज़्यादा पड़ती हो, वहाँ पे ज़मीन अवेलेबल भी हो। इन सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, जियो स्पेशियल डेटा चाहिए। अब थोड़े दिन पहले तक ऐसे था कि अगर मुझे डेटा चाहिए तो मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जाऊँगा, भटकूंगा, इधर इसको घूस दूंगा, उसको घूस दूंगा, ये मेरा फाइल यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव था, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, प्रतिबंध थे। और हो सकता है इतना सारा काम करने के बाद एक डिपार्टमेंट बोल दे कि डेटा आपको मिल ही नहीं सकता। तो ये गवर्नमेंट ने अलाउ करा है कि नहीं नहीं, डेटा जो है हम प्राइवेट सेक्टर के साथ हम करेंगे। इसमें अनुसंधान संस्थान, प्राइवेट सेक्टर, हर सबके साथ हम डेटा करेंगे। जो ये प्राइवेट सेक्टर है जियो स्पेशियल डेटा को यूज कर सकते हैं, खुद के अपने सर्विसेज बना सकते हैं जियो स्पेशियल डेटा को लेके, और उसको बेच भी सकते हैं, राइट। बस इसमें यह है कि जो सेंसिटिव डेटा है, संवेदनशील डेटा है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी डेटा, बॉर्डर रिलेटेड डेटा, ऐसे डेटा के साथ, ऐसे डेटा को बिल्कुल ही शेयर नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ कुछ मेन पहलू हैं जो गवर्नमेंट एक जियो स्पेशियल डेटा पॉलिसी लेके आई है, उसके कुछ कुछ मेन पहलू यही है। और जियो स्पेशियल डेटा का देखो वही महत्व है जो हमने रिमोट सेंसिंग डेटा का पहले ही हम देख ही लिया हमने। तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, प्राइवेट सेक्टर आएगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी पूरे के पूरे सेक्टर में, हो सकता है विदेशों से भी निवेश हो, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो ये सारे कुछ कुछ फायदे जो है हम गिना सकते हैं इस पूरे इनिशिएटिव के। मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा यहाँ पे, ब्रेक के बाद क्लास को फिर से रिज्यूम करते हैं। हेलो हेलो, नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं। तो देखो अभी जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, मुझे कोई यूट्यूब का वीडियो देखना है। वो यूट्यूब का वीडियो गूगल का डेटा सेंटर होगा कहीं पे, मान लो कैलिफोर्निया में डेटा सेंटर है, यूएस में कहीं पे यहाँ पे डेटा सेंटर है गूगल का इस पॉइंट पे। तो अभी जब मैं इंटरनेट से इस वीडियो को देखना चाहता हूँ तो मेरा जो रिक्वेस्ट है ट्रैवल करता है और ये वापस आता है। ये कैसे ट्रैवल करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज्यादा टाइम के लिए एक तार, समुद्र के अंदर तार बिछे हुए हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछे हुए हैं, जिनके द्वारा ये पूरा मेरा रिक्वेस्ट यहां जाके वापस ट्रैवल करेगा। तो मैं क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं कि क्या सेम चीज, यही चीज मैं हम स्पेस के थ्रू कर सकते हैं क्या, कि जो मेरा रिक्वेस्ट है, मान लो यहाँ पे कोई सैटेलाइट हो, यहाँ पे सैटेलाइट है, मेरा रिक्वेस्ट पहले इस सैटेलाइट के पास जाए, सैटेलाइट इस डेटा को, इस रिक्वेस्ट को डेटा सेंटर तक भेजे, ये डेटा ट्रैवल करके आए और वापस से मैं इस वीडियो को देख पाऊं। ये दो ऑप्शन है। अभी जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वहां पे ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है, उपयोगी है। बट ये ऑप्शन काम कर सकता है क्या? आंसर इज यस, कर सकता है और करता भी है। बहुत जगहों पे हम इंटरनेट, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और कर तो सकता ही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चुनौतियां हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में। बहुत बड़ी चुनौती यह है कि अगर आप दूर संचार के लिए सैटेलाइट को इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत हाई रखना पड़ेगा, राइट।
करीब करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट तो बस एक बार गया और एक बार में वापस आया। यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट जाके सैटेलाइट के पास जाएगा पहले, फिर यहाँ जाएगा, फिर अच्छा खासा ट्रैवल टाइम है। तो इसके कारण सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में लेटेंसी बहुत ज्यादा होती है। लेटेंसी ज्यादा होना इंटरनेट के लिए अच्छी चीज है नहीं, तो इसीलिए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट बहुत फेमस नहीं है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए आजकल नई नई कंपनीज ने शुरू करा है कि हम सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर दूर पे नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे इनको 300 से 400 किलोमीटर दूर पे। पर 300-400 किलोमीटर दूर पे फिर आपको बहुत सारे सैटेलाइट रखने पड़ेंगे, हजारों सैटेलाइट आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और कंपनीज ये तैयार है करने को। सैटेलाइट, बिल्कुल छोटे छोटे सैटेलाइट जो पूरा एक ग्रिड बना के पूरे के पूरे धरती को छाएंगे और पूरे के पूरे धरती पे इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। और ये चीज स्टारलिंक ने शुरू किया। अब ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है आपका कि गवर्नमेंट ने बोला कि स्टारलिंक अभी भारत में इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज भारत में अगर आप इंटरनेट आप करना है, आपको सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट करना है अगर आपको प्रोवाइड, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा दूरसंचार विभाग के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत एक परमिशन चाहिए जो लेना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इंडियंस अभी नहीं कर सकते। तो सैटेलाइट इंटरनेट का देखो बेनिफिट तो बहुत सारा है। आप दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, गांवों में, जहां पे टेलीकॉम कंपनीज के पास इतना इंसेंटिव नहीं है कि इन्वेस्ट करें, वहां पे आप सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे आपको बढ़िया ब्रॉडबैंड स्पीड चाहिए तो दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में यहाँ पे मिल जाएगा, आपको छोटे शहरों में और गाँव में तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे छोटे शहरों, गाँव, आइलैंड्स, पहाड़ी क्षेत्रों, इन जगहों के लिए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट बहुत ज्यादा काम की चीज है। तो देखो बेनिफिट बहुत सारे हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत हाई स्पीड तक आपको मिल सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बहुत 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो तो लेटेंसी बहुत ज्यादा होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में हो, अगर 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे हो तो लेटेंसी काफी कम होगा। मौसम वगैरह से प्रभावित हो सकता है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, अगर बहुत खराब मौसम हो तो प्रभावित हो सकता है। जितना ज्यादा हम हजारों सैटेलाइट अगर हम लॉन्च करेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो उससे अंतरिक्ष में कचरा ऑलरेडी हो रखा है, वो कचरा और बढ़ने का जो आशंका है वो हो जाता है, राइट। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में, लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आने वाले समय में अगर हमको ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट डेटा चाहिए होगा तो वहां पे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट काफी काम की चीज होगी। अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था आपको कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था कि हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे स्पेस में। अभी तक प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज इसरो देखते थे। तो इसके लिए जो भी इंडस्ट्रियल बॉडीज है उन्होंने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष संघ, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जिसका मेन मकसद है कि हम आने वाले समय में बिल्कुल स्पेस सर्विसेज में हम सुदृढ़ रहे, नवाचार पे फोकस करें। सरकार जो है हमको बल दे, हमें स्वतंत्रता दे काम करने की, राइट, ताकि हम अंतरिक्ष को मानवता के प्रगति के लिए, मानवता के विकास के लिए हम उपयोग कर सके। तो भारत, वैसे तो इसरो का अचीवमेंट देखो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी हमारा अचीवमेंट बहुत कम है कंपेयर टू हम चाइना, रशिया या अमेरिका वगैरह से कंपेयर करें। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन देखो बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा बढ़ता हुआ डिमांड है, लोग स्पेस टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि टूरिस्ट जो है वो स्पेस में जा रहे हैं। इतने बड़े डिमांड को फुलफिल करने के लिए इसरो जो है अभी तैयार नहीं है। तो इसरो जो है, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो दूसरे प्लेयर्स के आने से क्या होगा कि जो स्पेस में एक बढ़ता हुआ डिमांड है, बढ़ता हुआ डिमांड हम पूरा कर पाएंगे। ओवरऑल स्पेस हमारे रणनीतिक उद्देश्यों के लिए बहुत जरूरी है। तो जो छोटी मोटी एक्टिविटीज होती है जैसे सैटेलाइट लॉन्च करना, उसके रख रखाव में काम करना, ये सारे काम जो है ये प्राइवेट सेक्टर कर सकती है। इसरो जो है अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, जो एक रणनीतिक उद्देश्य है, उन पे काम कर सकती है। हम अपने अंतरिक्ष क्षमता को और ज्यादा प्रबल बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आने से क्या होगा, ज्यादा कंपटीशन होगा, ज्यादा नवाचार होगा,
नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, राइट। तो इन सब कारणों से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रॉब्लम, चैलेंजेस, चुनौतियां क्या क्या है? चुनौतियां ये है कि प्राइवेट स्पेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो ऐसा डर है कि कहीं एक मोनोपोली, एकाधिकार ना हो जाए कि एक कंपनी को आए, एक या दो कंपनी, जिसमें एक कंपनी का शेयर 90% के आसपास हो, तो ये बड़ा ही खराब सिचुएशन होगा, राइट। और भी चुनौतियां हैं, जैसे हमको ये सुनिश्चित करके रखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर किसी भी तरीके से, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है हमारे आंतरिक सुरक्षा को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना करता हो, कि बॉर्डर रिलेटेड डेटा वगैरह जो है, ये डेटा प्राइवेट सेक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बाकी एक बहुत बड़ा चुनौती है कि प्राइवेट सेक्टर को ये लगना चाहिए कि सच में सरकार बहुत सीरियस है और सरकार की जो नियम है वो नियम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए है, ऐसा नहीं कि रोकने के लिए है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक सबसे पहले क्या करने की जरूरत है कि जो रेगुलेटर है, जो विनियामक है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस का, अभी गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर लेके आई जिसका नाम है इन स्पेस। तो इन स्पेस देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो भी काम करता है, और जो इसरो का चेयरमैन है वही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी चेयरमैन होता है। तो इन स्पेस पूरी तरीके से, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्वतंत्र नहीं है इसरो से, जबकि होना यह चाहिए कि इसरो और इन स्पेस जो है खुद में एक ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, एक स्वतंत्र बॉडी होना चाहिए, राइट। तो निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमको एक पारदर्शी विनियामक स्पष्टता लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। एक छोटा सा टॉपिक है आपका लीगो प्रोजेक्ट। लीगो प्रोजेक्ट देखो, इसमें ना जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर मान लो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो बहुत टेक्निकल टॉपिक है, इस पर हो सकता है क्वेश्चन ना आए, बट अगर जस्ट इन केस मान लो आ जाए, यूपीएससी कभी कभी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पता होना चाहिए, बट मान लो कि आ जाए क्वेश्चन, तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए आंसर लिखने के लिए। तो आइंस्टाइन ने 1915 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है सामान्यता का सापेक्ष सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस सिद्धांत का एक कॉन्सिक्वेंस है वो यह है कि गुरुत्वीय तरंग एग्जिस्ट करती है, कि ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंग होती है। आइंस्टाइन ने ये बोला 1915 में, हमको 100 साल लग गए इसको डिटेक्ट करने में, एग्जैक्टली 100 साल लग गए। 2015 में फाइनली जाके गुरुत्वीय तरंग डिटेक्ट हुई। तो गुरुत्वीय तरंग होती क्या है ये समझ लो बस। अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, गुरुत्वाकर्षण फील्ड में बहुत बड़े लेवल का अगर मान लो कोई इवेंट हुआ हो, जैसे मान लो कि दो न्यूट्रॉन स्टार टकरा गए, या दो ब्लैक होल टकरा गए, या एक न्यूट्रॉन स्टार अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो ये इतने हेवी चीजों से जो तरंग बनेंगे उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो बिलियन ऑफ किलोमीटर दूर क्यों ना चले जाए तरंग, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन है उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य जो है, सूर्य भी अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा होगा, उसके कारण भी कुछ ग्रेविटेशनल वेव होगा, लेकिन उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो इतना कम है, वो इतना कमजोर है। लेकिन कोई चीज भले बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर हुई हो, लेकिन वो ऐसे बड़ा ही एक कैटाक्लिज्मिक का मतलब बहुत ही भयंकर सा एक इवेंट हुआ हो जहां पे दो ब्लैक होल्स टकरा गए, या एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, या न्यूट्रॉन स्टार अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो इस टाइप के गुरुत्वीय तरंगों को धरती पे देखा जा सकता है। अब गुरुत्वीय तरंग क्या होंगी कि स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करेंगी, स्पेस में संकुचन लेके आएंगी और फैलाएंगी भी संकुचन भी, और सिकुड़ाएंगी भी, दोनों साथ में करेंगी। अगर हमने ये चीज मेजर कर लिया कि स्पेस अगर मान लो 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये फैल रहा है और ये सिकुड़ भी रहा है, राइट, ये चीज अगर हमने मेजर कर लिया तो हम मान लेंगे कि हाँ फिर इसका मतलब ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करता है। और जो लीगो है, लीगो ने यही चीज मेजर किया था 2015 में। तो जो लीगो है इसने 2015 में गुरुत्वीय तरंगों को डिटेक्ट किया था, और तभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भारत में भी लीगो का एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, और फाइनली महाराष्ट्र में वो बनने को, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जमीन अधिग्रहण कर लिया है। अब लीगो का जो अमेरिका में आर्म है, प्लस उनका जापान में और इटली में और जर्मनी में भी उनके कुछ कुछ कोलैबोरेशंस हैं, तो एक नेक्स्ट जो उनका कोलैबोरेशन होगा वो भारत में होगा।
तो ये ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंगों से समझने से क्या होगा कि हमको आइंस्टाइन का जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए, या इन जनरल हमको ब्रह्मांड के बारे में समझने के लिए काफी सारी चीजों पे हमको मदद मिलेगी। तो अगर मान लो यूपीएससी क्वेश्चन में पूछती है कि ये LIGO है क्या, क्या महत्व है, या गुरुत्वीय तरंग क्या है, तो हमको बस इतना लिखना है कि गुरुत्वीय तरंग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होने वाले ऐसे इवेंट जैसे कि ब्लैक होल्स का टकराना, न्यूट्रॉन स्टार का अपने एक्सिस पे घूमना, इनके कारण जो तरंग उत्पन्न होंगे वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक दूर जा सकते हैं, जिनको डिटेक्ट किया जा सकता है। हम इनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट भी हो और एक्सपैंड भी हो, अगर इस चीज को हम डिटेक्ट कर सके तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करती है, और LIGO ने इसी चीज को डिटेक्ट किया था। बस इतना हमको जानने की आवश्यकता है, इससे आगे और हमको जानने की कोई जरूरत नहीं है इस पूरे टॉपिक में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नॉर्मल हमारा कार होता है वो चलता है आपका इंटरनल कंबशन इंजन से। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। अब आंतरिक दहन इंजन को चाहिए डीजल, पेट्रोल, CNG, इस टाइप की चीजें चाहिए। इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, बैटरी चाहिए। तो पेट्रोल के बजाय हमको बैटरी चाहिए एक इलेक्ट्रिक कार में, राइट। तो इलेक्ट्रिक कार का फायदा यह है कि ओवरऑल आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करता है, वायु प्रदूषण तो डेफिनेटली बहुत कम करता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। और तीसरा एक भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा यह है कि अगर हम कम तेल वगैरह खरीदते हैं तो हमारा जो पूरा आयात है वो कम होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होगा, राइट। तो ईवी बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज, भारत जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत के जो भी कदम है उनमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करें। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, बट कुछ कुछ चुनौतियां भी हैं। देखो, बैटरी बर्बाद होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का पार्ट बनेंगे। बैटरी के लिए हमको चाहिए लिथियम। भारत में लिथियम के रिसोर्सेज बहुत कम है, रेयरली है। तो भारत निर्भर है लिथियम के आयात पे। तो पहले हम तेल आयात करते थे, अब हमको लिथियम खरीदना पड़ेगा। सेम अमाउंट में नहीं खरीदना पड़ेगा, बट खरीदना तो पड़ेगा। देखो, तो लिथियम सबसे ज्यादा मिलता है साउथ अमेरिका के 3 देशों में, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिले में, जिसको हम लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ भारत ने रिसेंटली भी अर्जेंटीना के साथ एक समझौता करा है लिथियम सप्लाई को लेके, राइट। तो फायदे बहुत है, बट चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। एक और चुनौती ये है कि बैटरी जो है इलेक्ट्रिक कार का जल्दी से चार्ज नहीं होगा, तो फिर ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि आपका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हर कुछ किलोमीटर के बाद एक होना चाहिए। जैसे हर किलोमीटर में आपको एक पेट्रोल पंप तो दिख ही जाएगा, तो वैसे ही चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। अगर वो नहीं हो और जल्दी से चार्ज हो जाए बैटरी, अगर ये सब चीजें नहीं है तो इलेक्ट्रिक कार बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाएंगी। लेकिन उनका फेमस होना जरूरी भी है ताकि हम पर्यावरण संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे निपट सकें, वायु प्रदूषण से निपट सके। ओके, तो गवर्नमेंट वैसे काफी सारे स्टेप लेके आई है। फेम स्कीम हो गया, राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन हो गया, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट एक पूरा गाइडलाइन लेके आई है। तो काफी सारी चीजें लेके आई है, लेकिन अगेन बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो अभी गवर्नमेंट का फोकस ये है कि हम 2 पहियों की जो गाड़ियां हैं वहां पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, 2 पहिए और 3 पहियों पे। धीरे धीरे जो 4 पहिए वाली गाड़ियां हैं वहां पे भी हम फोकस करेंगे। और पहले स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो, इन सब पे हम फोकस करते हैं, फिर धीरे धीरे हम 4 व्हीलर पे फोकस करेंगे। चलो, एक टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, हेल्थ का टॉपिक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 7.8, रोगाणुरोधी प्रतिरोध। अब ये रोगाणुरोधी प्रतिरोध देखो क्या होता है। कुछ कुछ बैक्टीरियाज या वायरसेस या प्रोटोजोआज या कोई कृमि, वॉर्म जो बीमारी फैलाते हैं, कई बार ऐसे होता है कि इनको मारने के लिए जो हम दवाइयाँ खाते हैं उन दवाइयों से इन पे कोई असर ना हो। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ये जो सूक्ष्मजीवी हैं ये रोगाणुरोधी हो चुके हैं, रोगाणुरोधी प्रतिरोधी ये विकसित इनके अंदर आ चुका है। तो ये कब होता है? स्पेशली बैक्टीरियाज के केस में बहुत पॉपुलर है कि हम बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं एंटीबायोटिक्स के। जैसे आपने ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग के केस में सुना होगा कि बहुत सारे जो क्षय रोगी हैं उनको बहुत सारे एंटीबायोटिक काम नहीं करते, बिकॉज फिर इस प्रॉब्लम को बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, राइट। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस जो तब होगा जब
बैक्टीरियाज जो है वो उन्होंने अपने अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लिया है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। अब देखो ये कब होगा, ये होगा जब अगर हम बिना मतलब का एंटीबायोटिक खाएं, कुछ नहीं भी हो तब भी हम एंटीबायोटिक खाएं, राइट। कोई भी बीमारी हो, हम एंटीबायोटिक हमने खाना शुरू कर दिया बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। गए हम काउंटर पे, काउंटर वाले ने भी कुछ प्रिस्क्रिप्शन नहीं पूछा, उसने भी हमको एंटीबायोटिक दे दिया। तो इस टाइप जानवरों को बहुत बार एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे स्पेशली मुर्गी पालन में एंटीबायोटिक दिया जाता है मुर्गियों को, ताकि उनको बीमारी ना हो, क्योंकि उनका लाइफ देखो बहुत कम होता है और बड़े ही गंदे परिस्थिति में रहते हैं वो, तो उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं कि इनको बीमारी ना हो। लेकिन वही है कि वो एंटीबायोटिक फिर वो मानो उस एंटीबायोटिक के कारण जो बैक्टीरियाज हैं डेवलप हो सकते हैं, रेजिस्टेंट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज, और वो फिर इंसान में एंटर कर सकता है। और तीसरा एक जो बहुत बड़ा कारण है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, वो है स्वच्छता की कमी। जैसे स्पेशली बहुत सारा वेस्ट मटेरियल कहीं पे हो, एक्सक्रीटा हो, तो जितना ज्यादा गंदगी होगा बैक्टीरियाज को उतना ज्यादा समय मिलेगा इवॉल्व होने का। उसमें हो सकता है एक ऐसा बैक्टीरिया इवॉल्व हो जाए जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्ट कर सके। तो ये चुनौतियां मेन है, और ये देखो बहुत सीरियस इशू है, और इस इशू के बारे में चूंकि जागरूकता की कमी है तो ये और ज्यादा सीरियस हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, तो ये इशू और ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसीलिए एंटीबायोटिक सोच समझ के ही खाना चाहिए। काफी सारे कदम उठाए गए हैं वैश्विक स्तर पे, भारत के स्तर पे भी। जैसे हमारा एक राष्ट्रीय कार्य योजना है, इस पे रेड लाइन कैंपेन है एंटीबायोटिक दवाइयों की बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए। FSSAI का दिशा निर्देश है कि शहद और मछली जैसे खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग सीमित रखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इसकी बात करता है। वैश्विक प्रयास भी लिए गए हैं WHO द्वारा, लेकिन नहीं, जब तक हम जागरूकता नहीं फैलाएंगे और जब तक हम एंटीबायोटिक्स के सेल और को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये चुनौती बनी रहेगी। एक लास्ट टॉपिक नोबेल प्राइजेस पे है। नोबेल प्राइजेस पे यूपीएससी ने कुछ सालों से, पिछले सालों से पूछा नहीं है, लेकिन हमेशा पूछ तो देखो सकते ही है। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज देख लो। फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के एनालिसिस के लिए। एक जो क्या बोलते हैं, जॉर्जियो पेरिसी जो है, उनको मिला है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के एनालिसिस के लिए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखो ऐसा सिस्टम होता है जिसके बारे में उसके गुणों को डिटरमिन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल, इतने सारे इनपुट हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा इसको डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जॉर्जियो पेरिसी ने दिखाया कि भले जितना भी लगे आपको कि रैंडमनेस है, यादृच्छिकता है या डिसऑर्डर है, जितना भी केओस लगे, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई देखो एक ना कुछ ना कुछ हम सिस्टम ढूंढ ही लेंगे, कुछ ना कुछ एक ऑर्डर ढूंढ ही लेंगे। तो ये जॉर्जियो पेरिसी का बहुत बड़ा काम जो है वो इसी पे है कि जटिल प्रणालियों को समझने में, कि जटिल प्रणालियां जो बहुत ज्यादा रैंडम लगती हैं, कि रैंडम है, बहुत केओटिक लगती है, उनमें भी एक ऑर्डर होता है, उस केओस में भी एक ऑर्डर हम ढूंढ सकते हैं। जॉर्जियो पेरिसी ने पूरा लाइफ अपना इस पे काम किया, और उनके वर्क के कारण अब हम परमाणु स्तर से लेके पूरे ब्रह्मांड के स्तर पे हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ट्रेंड ढूंढ पाने में हम बहुत बार सक्सेसफुल रहे हैं। उसका एक जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है क्लाइमेट मॉडलिंग, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। देखो क्लाइमेट मॉडलिंग इतना जटिल चीज है, बिकॉज क्लाइमेट इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इतनी सारी चीजों पर निर्भर करेगा कि क्लाइमेट के बारे में मॉडल कर पाना बहुत मुश्किल चीज है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कॉम्प्लेक्स सिस्टम का। लेकिन ये जो बाकी के दो लोग हैं, स्क्यूरियो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन, इन्होंने इसी पे काम किया है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला, वो मिला कि हमको मान लो अगर तापमान ज्यादा हो या दबाव अगर हो तो हमको कैसे पता चलता है, कि मान लो हमने कोई गर्म चीज खा ली या कुछ हमने ऐसे छुआ जिसका दबाव ज्यादा हो, तो हमको कैसे पता चलता है। तो हमको बेसिक नॉलेज तो पता है कि हाँ न्यूरॉन सिस्टम है, न्यूरॉन्स हमारे शरीर में है जो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन से जीन्स, कौन से प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है, इसकी खोज जो है डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटियन ने किया। तो आर्देम पटापाउटियन एंड डेविड जूलियस को इस चीज के लिए पुरस्कार मिला। अब एग्जैक्टली कौन से जीन्स और कौन से रिसेप्टर्स काम करते हैं हमको बिल्कुल नहीं जानना, हमको बस ये जानना है कि इसका महत्व क्या है। तो ये महत्व देखो सबसे ज्यादा उन बीमारियों के लिए, उन रोगियों के लिए है जो जीवन भर किसी दर्द से परेशान रहते हैं, कि एक बॉडी एक है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, हमेशा है।
तो ऐसे लोगों के लिए इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है काफी सही होगा कि अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन से जीन्स या कौन से रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उनको निष्क्रिय कर दें अगर, तो हम इस टाइप का जो क्रॉनिक पेन जिसको बोलते हैं हम, उससे हम निपटारा पा सकते हैं। तो ये एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला था, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज है इस साल का, ऑर्गेनो कैटेलिसिस के लिए। ऑर्गेनो कैटेलिसिस देखो क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि कैटेलिसिस क्या होता है। कैटेलिसिस का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड या कैटेलिटिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको उत्प्रेरक बोलते हैं, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता, लेकिन जो पूरी रासायनिक क्रिया है उसके गति को बढ़ा देता है, उसके रेट को बढ़ा देता है। वो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, राइट। तो दो टाइप के कैटेलिस्ट हो सकते हैं, ऐसा लगता था लोगों को, कि या तो हेवी मेटल्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। अब हेवी मेटल्स का प्रॉब्लम है कि वो विषाक्त होते हैं। दूसरा जो एक कैटलिस्ट हो सकता है वो हो सकते हैं इंजाइम्स। अब इंजाइम्स बड़े अच्छे कैटलिस्ट है, बट प्रॉब्लम है कि बहुत जटिल है, बहुत बड़े कैटलिस्ट है। तो ये जो दो लोग हैं, डेविड W.C. मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट, इन्होंने इस बात का पता किया कि हम एक एमिनो एसिड बेस्ड कैटलिस्ट बना सकते हैं। और ये एमिनो एसिड बेस्ड कैटलिस्ट जो है एंजाइम जितना बड़ा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसका कोई पर्यावरण पे दुष्प्रभाव भी नहीं है। और इस चीज के लिए फिर इनको फाइनली नोबेल प्राइज मिला है कि इनके इस डिस्कवरी के कारण आज जितना भी समझ लो केमिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या जहां पे भी कुछ मटेरियल सिंथेसिस हो रहा है, वहां पे ऑर्गेनो कैटेलिसिस का यूज किया जाता है। अब इंजाइम बेस्ड कैटलिस्ट का एक और फायदा ये होता है कि बहुत बार बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं ना, बहुत बार कैटेलिसिस में दो प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। वो सेम चीज नहीं है, एक दूसरे के इमेज होंगे, उसमें एक काम का होगा, दूसरा काम का नहीं होगा। तो इंजाइम बेस्ड कैटेलिसिस का फायदा यह था कि हम उसमें से एक चीज सिर्फ बना सकते हैं, कि दोनों में से जो हमारा काम का चीज है वो बने, दूसरा ना बने। अब सेम चीज हम ऑर्गेनो कैटेलिस्ट यूज करके भी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनो कैटेलिस्ट इसीलिए बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है, जिसके लिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला था। तो ये कुछ टॉपिक थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इन्वायरमेंट के टॉपिक्स जो है हम शुरू करेंगे। इन्वायरमेंट के कुछ कुछ टॉपिक्स है जिनको हमको खत्म करना है। तो इन्वायरमेंट में भी देखो काफी सारे टॉपिक है और कुछ कुछ तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम देखते हैं। बट उससे पहले हम थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं अभी।